हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था कूलम्स लॉ, जब मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट हों, और उसको हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से फाइंड किया था कि कैसे एक पर्टिकुलर चार्ज पे जब सिस्टम में ज़्यादा चार्जेस होते हैं तो वो कैसे उस पर फोर्स लगाते हैं और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की एक्सप्लिकेशंस भी देखी थी। तो आज बच्चों हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए आइए देखते हैं। हमारे पास में दो चार्जेस, समझ लीजिए मेरे पास में दो चार्जेस हैं। ये चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज है जो आपको यहां बोर्ड पे दिख रहा होगा, और ये जो चार्ज है ये स्मॉल क्यू चार्ज है जो एट पॉइंट पी है। तो ये चार्ज मेरा कैपिटल क्यू और ये जो चार्ज है मेरा ये है स्मॉल क्यू। अच्छा, अब अभी तक हमने कूलम्स लॉ से ये पढ़ा था कि जब मैं इस छोटे चार्ज को इस बड़े वाले चार्ज के पास में लाता हूं तो इस पे या तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है इन दोनों के चार्जेस कैसे हैं। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो चार्ज है ये इस छोटे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, पर ये मालूम कैसे पड़ता है इस चार्ज को कि ये यहां पर प्रेजेंट है। अब ये यहां आ गया तो मुझे इस पे फोर्स लगाना है। इसी तरीके से अगर ये इस जगह पे है तो भी फोर्स लग रहा है, इस जगह पे है तो भी फोर्स लग रहा है, इस जगह पे है तो भी फोर्स लग रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन इसके चारों ओर स्पेस में मैं इस छोटे चार्ज को या बड़े चार्ज को जैसे इसके पास में लेके आता हूं तो इस पे एक फोर्स लगने लगता है। इसने तो इसको छुआ भी नहीं है, इसको टच भी नहीं किया, तो आखिर इस पे फोर्स क्यों लगा? जी हां, तो आंसर आपको पता है। बिकॉज इस पर्टिकुलर चार्ज के चारों ओर एक फील्ड है और वो फील्ड है वही रिस्पॉन्सिबल है इस पे फोर्स लगाने के लिए। ये जो चार्ज है ये इस पे फोर्स नहीं लगाता, इस चार्ज से प्रोड्यूस होने वाली फील्ड जो हर समय मौजूद है वो इस पे फोर्स लगा रही है। ये बात क्लियर हुआ? यानी कि अगर ये चार्ज नहीं है तो भी इसके चारों ओर एक फील्ड होगी, और वो फील्ड किस लिए है? क्योंकि ये चार्ज प्रेजेंट है। अब इस फील्ड में जो थ्री डायमेंशनल फील्ड जो स्पेस है इसके चारों ओर, वो जो स्पेस है वो जैसे ही मैं दूसरा चार्ज लेके आता हूं उस पे फोर्स लगाती है। तो कुल मिलाकर के ये जो चारों ओर जो फील्ड है इस पर्टिकुलर चार्ज के, यही फील्ड हमारी कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लोग समझ गए इसका मीनिंग। लेट अस नाउ स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, इमेजिन किया हमने कि हमारे पास में एक चार्ज है Q जो मैंने आपको बताया, वो ओरिजिन पे पड़ा है। ऑलराइट, तो ओरिजिन के पास में एट अ पॉइंट P जैसे ही हम ये छोटा चार्ज लेके आते हैं इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। उस फोर्स को हमने बताया था कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ क्या था? दैट द फोर्स is equal to Coulomb's constant, product of the two charges, and square of the distance between them. अब ये मेरा पॉइंट ओरिजिन पे मैंने रखा है, ये सिंप्लिसिटी के लिए है, जिससे इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो भी क्या हो जाएगा? r। तो इसकी डायरेक्शन क्या है? फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? r। इसी डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? r। तो यूनिट वेक्टर क्या लगाऊं मैं इधर? r यूनिट वेक्टर। ये आपको क्लियर हो गया? ये अभी तक हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ, राइट? अच्छा, अब ये जो फोर्स है ये किस पे लग रहा है? ये स्मॉल चार्ज जो हमने लिया है Q, उस पे लग रहा है। तो लेट अस से यहां मैं एक छोटा सा आपका Q लगा देता हूं। ये FQ क्या बता रहा है? FQ बता रहा है कि फोर्स Q पे लग रहा है। फोर्स कौन सा लग रहा है? Q पे लग रहा है। और ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये चार्ज नहीं लगा रहा। कौन लगा रहा है? अभी हमने पढ़ा था एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके चारों ओर, वो रिस्पॉन्सिबल है इस पे फोर्स लगाने के लिए। अगर ये चार्ज यहां होगा तो भी फोर्स लगेगा,
अगर ये चार्ज यहां होगा तो भी फोर्स लगेगा। तो कैसे मालूम पड़ता है कि फोर्स लगाना है? इसके चारों ओर एक फील्ड है, वो फोर्स लगा रही है। तो ये तो हमारा फॉर्मूला था नंबर 1, पर अभी जो हम समझे हैं उससे हमको ये मालूम पड़ता है कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स एक फील्ड के कारण लग रहा है, जिसे मैंने क्या कहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहा है। ऑलराइट, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है, और वो किस पे लग रहा है? चार्ज क्यू पे लग रहा है। ऑलराइट, तो मैं इसको इस तरीके से डिनोट कर सकता हूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस क्यू पे फोर्स लगा रही है। तो जो फोर्स है वो कैसे गिवन होगा? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज ए फोर्स ऑन चार्ज क्यू, इट विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। इट मींस व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड? ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज कैपिटल क्यू के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? इस कैपिटल क्यू की फील्ड है। वो किस पे फोर्स लगाएगी? स्मॉल क्यू पे लगाएगी। तो इसको इजीली समझने के लिए मैं यहां क्या लिख दूं? कैपिटल क्यू लिख रहा हूं। कैपिटल क्यू का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कैपिटल क्यू है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? कैपिटल क्यू चार्ज की है, स्मॉल क्यू चार्ज की नहीं। और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? स्मॉल क्यू से। तो ये मेरे पास में सेकंड इक्वेशन आ गई। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को एक हमने डिफाइन किया था नॉर्मली कि द फील्ड अराउंड द चार्ज क्यू इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द space of region around a charge, और वो चार्ज कौन सा लिया हमने? कैपिटल क्यू, in which any other charge, कौन सा चार्ज? स्मॉल क्यू। तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं स्मॉल क्यू, एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Okay, so how you are going to define the electric field? Electric field is a space of region around this charge capital Q in which any other charge experiences an electrostatic force. That electrostatic force can be attractive or can be repulsive based upon the nature of these two charges. Okay, if they are same, it will be repulsion. If they are not same, they are unlike charges, there will be attraction. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. Anyway, अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन. ऑलराइट, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी. ये देखो, कंपेयर करें हम दोनों को, तो कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि एक्सेप्ट फॉर दिस क्यू, पीछे जो बचेगा वो क्या हो जानी चाहिए? मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जानी चाहिए. So on comparing 1 and 2, मेरे पास में क्या आता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपिटल Q इज गिवन बाय KQ R यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय R मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. तो ये मेरे पास में थर्ड इक्वेशन आ जाती है. ऑलराइट, तो ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल गया. इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की KQ R यूनिट वेक्टर अपॉन R मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. ऑलराइट, तो मुझे जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं वो है मेरे पास में 2 and 3. तो अभी इस 2 से मैं एक चीज और लिख सकता हूं. वो क्या है? इधर देखिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू which is a vector quantity. Why it is a vector quantity? Because q I know that it is not a vector. q क्या हो रहा है, q क्या है, q एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये आपको ऑलरेडी पता है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, अब ये q को मैं उस तरफ भेजूंगा तो क्या होगा, द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन q डिवाइडेड बाय द चार्ज. तो ये मेरे पास में एक्सप्रेशन मिल जाता है. तो इसको मैं लिख दूं फोर्थ. अब फोर्थ एंड थर्ड ये दोनों इक्वेशंस आप देखिए. फोर्थ इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन. फोर्थ इक्वेशन क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको मैं चार्ज से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी. और दूसरा क्या बता रही इक्वेशन, इन टर्म्स ऑफ चार्ज, in terms of charge it is equal to k q r unit vector upon r square. चलिए ये थर्ड और ये फोर्थ इक्वेशन से अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. देखिए मान लीजिए मैं ये रब कर दूं, आप कहीं अपने पास में लिख के रखिए या मैं इस जगह पे लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k q r यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ठीक है, ये मेरी थर्ड इक्वेशन है. ऑलराइट, अब देखिए फ्रॉम फोर्थ व्हाट विल हैपन, नंबर वन, व्हाट विल हैपन इफ q बिकम्स 1. सपोज करें कि q मेरे पास में 1 कूलम है, यानी कि ये जो q है ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव में कितना है, 1 कूलम. 1 कूलम का मतलब है इट इज ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज. 1 कूलम को हम क्या कहते हैं, इट इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ओके, सो स्मॉल q, लेट अस से इट इज ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज. आई एम राइटिंग इट हियर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ओके, in that case this q will become 1. So if this q is becoming 1, so electric field will be given by फोर्स अलोन, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो क्या आएगा, फोर्स. अब मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वाले केस के अंदर. तो हाउ वी कैन डिफाइन इज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q is equal to the electrostatic force acting on a unit positive charge. Are you getting me? It is equal to the electrostatic force of a unit positive charge. किस पे लग रहा है ये, जब Q कितना हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए, isn't it? तो इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में डिफाइन कर सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, या इसको अच्छे से लिखें अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये क्या है, कैपिटल Q. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q is equal to the electrostatic force acting on unit positive charge. ऑलराइट, तो ये मेरे पास में एक सेकंड डेफिनेशन आ गई. व्हेनेवर देयर इज ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी मैथमेटिकली इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, आगे बढ़ते हैं. ये मैं रब कर रहा हूं, एक बार आपने नोट कर लिया होगा. अब मैं रब करके आपको एक नई चीज बताने वाला हूं, प्लीज नोट करें. देखिए, ध्यान से सुनिएगा. ये जो चार्ज है स्मॉल q, इसे मैंने पॉजिटिव लिया है, प्लस मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है ये बहुत छोटा हो. उसका क्या कारण है, तो वो समझने के लिए हम इस
बहुत छोटे चार्ज को टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये क्या है स्मॉल क्यू, ये है हमारा टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट चार्ज। ओके, ये जो कैपिटल क्यू है, जो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्टडी कर रहे हैं, ये कहलाता है सोर्स चार्ज। तो ये कैपिटल क्यू क्या है? टेस्ट चार्ज क्या था? स्मॉल क्यू। सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज कौन सा है? कैपिटल क्यू। अब सोर्स चार्ज क्या है? सोर्स चार्ज इज द चार्ज whose electric field we are studying, or we can say that the electric field producing charge is the source charge. So source charge is a charge which produces the electric field. Write down source charge, it is the charge that produces electric field. और उसको हमने किससे डिनोट किया? अभी उसको डिनोट किया है ई क्यू से, इससे डिनोट किया है। सो व्हाट इज द सोर्स चार्ज? सोर्स चार्ज इट इज द चार्ज दैट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। देन व्हाट इज द टेस्ट चार्ज? द टेस्ट चार्ज इज द चार्ज which is used to test the effect of the electric field. बात समझ आ रही है? ओके, सो टेस्ट चार्ज क्या होगा? टेस्ट चार्ज is the charge, it is the charge used to test the effect of electric field due to source charge. चलिए, ये दोनों बातें आपको समझ आ गई। तो मेरे पास में ये क्या है? एक बड़ा वाला चार्ज, ये है मेरा सोर्स चार्ज। जो छोटा वाला चार्ज था, ये क्या कहला रहा है? टेस्ट चार्ज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मैंने अभी कहा था कि टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा होना चाहिए, तो उसका क्या कारण है? अगर टेस्ट चार्ज मैंने बड़ा ले लिया, इतना बड़ा कि वो कैपिटल क्यू के कॉरस्पॉन्डिंगली इसको मूव कर देगा अपनी जगह से, यानी जो मेरा सोर्स चार्ज है वो अपनी जगह पे नहीं रह पाएगा। अगर ये चार्ज बड़ा हुआ तो इसको ये पुश करेगा, इसकी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। इस टेस्ट चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। पर इसकी जो अगर ये चार्ज ज्यादा पावरफुल है, पावरफुल इन द सेंस इस पे ज्यादा चार्ज है, ज्यादा बड़ा चार्ज है, तो उस केस में क्या होगा? ये अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और ये जो सोर्स चार्ज है इसको मूव करवा देगा। अगर ये सोर्स चार्ज मूव कर गया तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर ये डिस्टेंस बढ़ गई तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही थी वो चेंज हो जाएगी, तो मेरी जो स्टडी है वो हैम्पर हो जाती है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच नेसेसरी दैट द सोर्स चार्ज शुड बी स्टेबल, it should not move, otherwise there will be a change in the electric field. Are you getting me? So that is why we are trying to take as small as the test charge that it can be. उससे क्या हेल्प होगा? अगर ये बहुत छोटा हुआ तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड would not be able to move this source charge. Okay? तो इसको ऐसे समझते हैं, इधर देखिए, द Q इज वेरी स्मॉल मीट इट टेंड्स टू व्हाट? इट इज टेंडिंग टू 0। द टेस्ट चार्ज इज, इसको हम बोलते हैं द टेस्ट चार्ज इज वैनिशिंगली स्मॉल, वैनिशिंगली स्मॉल। ये बहुत छोटा होना चाहिए, टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए। अगर ये टेस्ट चार्ज छोटा हुआ, एक और चीज ध्यान रखना, अगर ये टेस्ट चार्ज छोटा हुआ तो मेरा जो फोर्स लग रहा है इस पे, इसकी क्या, इसके ये क्या होगा? छोटा होगा या बड़ा? ये भी बहुत कम होगा, होगा ना? क्यों होगा? बिकॉज आई नो दैट फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड विथ
स्मॉल. सो दिस टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल. इलेक्ट्रिक फील्ड को तो मुझे स्टडी करना है. आई एम नॉट चेंजिंग दैट. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल क्यू चार्ज, द सोर्स चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज मेरे पास में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कांस्टेंट है. तो अभी ये जो Q है इसको मैंने बहुत छोटा कर दिया, तो ये F भी क्या होगा, छोटा हो जाएगा. Isn't it? So because of this Q, the F also is very small. Now इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, दोनों छोटे हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाना चाहिए. नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक फाइनाइट वैल्यू हमको मिलती है. उसका क्या कारण है, देखो ये बहुत छोटा फिगर है एफ क्यू. अभी हमने देखा इट इज वेरी स्मॉल. क्यों है स्मॉल, क्योंकि चार्ज बहुत छोटा था. क्यू भी जो है बहुत छोटा चार्ज है, तो क्यू इज ऑल्सो वेरी स्मॉल. ये स्मॉल है, ये दोनों स्मॉल है, पर ये आपस में जब डिवाइड होंगे तो वो जो फिगर आएगा दैट विल नॉट बी स्मॉल. एग्जाम्पल ध्यान से देखना. लेट अस से ये जो Q लिया हमने इट इज 0.01 कूलम. ऑलराइट, टेस्ट चार्ज कितना लिया हमने, बहुत छोटा है, 0.01 कूलम के बराबर है. एग्जाम्पल, तो जो मेरा फोर्स है एक्टिंग ऑन दिस Q, ये भी चेंज हो जाएगा. ये कितना होगा, लेट अस से एग्जाम्पल, कम होगा, छोटा होगा, इतना छोटा नहीं पर मान लिया छोटा है, 0.1 न्यूटन के बराबर है. किसके बराबर है, 0.1 न्यूटन के बराबर है. ऑलराइट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय F अपॉन Q. इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय F अपॉन Q. F कितना है, 0.1, तो 0.1 डिवाइडेड बाय Q कितना है, 0.01. पॉइंट हटाना है, ये हटाया इंटू 100, इसका हटाया डिवाइड बाय 10. राइट, तो मेरे पास में फिगर क्या आ गया, फिगर आ गया 10. 10 इलेक्ट्रिक फील्ड का फिगर है. क्या बता रहा है, अब ये 10 को ये कंपेयर टू 0.1 एंड 0.01 बहुत बड़ी वैल्यू है. कंपेयर टू 0.01 एंड 0.1, 10 is a big number. That is why it is good for us. Now we wanted the electric field should be finite so that we can study it. So that is why it is very much necessary that we take the charge Q as small as it can be. That is, it should be vanishingly small so that my source charge is stable at one point. Practically possible नहीं है, पर हम imagine करते हैं, theoretically जितने derivations हैं इसके आसपास में रहते हैं. तो practically क्या होता है, practically तो हम लोग इसको बाहर से एक force लगा के stable रखते हैं. जितना force, छोटा सा छोटा चार्ज भी होगा ना, थोड़ा सा force तो लगाएगा इस पे, ठीक है, क्योंकि इस पे कुछ ना कुछ force तो लगेगा, यही न्यूटन्स का लॉ है ना. पर ये इतना ज्यादा नहीं होगा कि इसको मूव कर पाए, या अगर हल्का सा भी मूव हो रहा है तो मैं बाहर से फोर्स देता हूं. ये होता है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन. थ्योरेटिकली इसको समझने के लिए हम लोगों ने ये लिया है कि चार्ज Q को इतना छोटा रखो जिससे कि ये चार्ज Q मूव ना कर पाए. तो हमारे पास में ये जो इक्वेशन 4 है, अब ये कैसी हो जाएगी, अभी हमने देखा. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सोर्स चार्ज Q इज इक्वल टू, अब मैं लिमिट यूज कर सकता हूं क्योंकि Q कितना होगा, Q होगा वेनिशिंगली स्मॉल. सो इट इज इक्वल टू F Q अपॉन Q. तो ये मेरे इक्वेशन, एक्चुअल इक्वेशन आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए. यानी मेरे पास जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत छोटा होना चाहिए. कितना छोटा, वेनिशिंगली स्मॉल, यानी Q विल टेंड टू 0. तो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेशन 5 की मदद से डिफाइन कर लेता हूं. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज कैपिटल Q is defined as the electrostatic force acting on a vanishingly
स्मॉल, वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ऑलराइट, तो ये हमारी इक्वेशन 5 की मदद से हमने इसको डिफाइन कर लिया। तो अभी हमको एक इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंस मिल चुका है कि अगर ये मेरा सोर्स चार्ज है तो ये सोर्स चार्ज के कंपैरेटिवली जब मैं एक टेस्ट चार्ज को लेके आता हूं तो ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू नेग्लिजिबल होनी चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज बिकॉज द पोजीशन ऑफ दिस चार्ज, द सोर्स चार्ज विल ऑल्सो चेंज। वेरी गुड, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किन बातों पे डिपेंड कर रही है। सो द सेकंड पॉइंट, तो मैं यहां देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इस इक्वेशन 4 को देख के लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इस एक्सप्रेशन में या इस एक्सप्रेशन में स्मॉल क्यू आ रहा है। स्मॉल क्यू है हमारा टेस्ट चार्ज, तो ये टेस्ट चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। उसको हम समझेंगे, पहले हम लिख लें द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज is independent of the test charge Q। इस छोटे चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है, ये जो छोटा चार्ज आपको दिख रहा है टेस्ट चार्ज, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं कर रही। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इस टेस्ट चार्ज की जगह पे एक दूसरा चार्ज लेके आ जाऊं, मान लीजिए कि एक कैप एक दूसरा चार्ज है उसी जगह पर है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्या है? सोर्स चार्ज। उसकी पोजीशन में चेंज आया है क्या? नहीं आया। या फिर क्या ये डिस्टेंस चेंज हुई है क्या? यहां भी वही डिस्टेंस है जब मेरा ये वाले चार्ज के बीच में डिस्टेंस थी, तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, खाली ये वाला टेस्ट चार्ज चेंज कर रहा हूं। इस टेस्ट चार्ज की जगह पे जब मैं दूसरा टेस्ट चार्ज उसी जगह पे रख देता हूं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहती है। तो ये क्यों है वो हम समझ लेते हैं बाय इक्वेशंस। इधर देखो, F क्या है? F एक फोर्स है। इक्वेशन देख के लग रहा है कि क्यू पे डिपेंड कर रहा है, पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो खुद गिवन बाय, मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय दिस के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इसको क्यू से डिवाइड कर रहा हूं, स्मॉल क्यू यानी टेस्ट चार्ज से डिवाइड करता हूं, तो जब मैं टेस्ट चार्ज से डिवाइड करूंगा तो इस एक्सप्रेशन में क्यू और क्यू कैंसिल हो जाते हैं। पीछे मेरे पास में क्या बचता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वही है जो इक्वेशन 3 में बताया गया है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्चुअल इक्वेशन आपको देखनी है, ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये कैपिटल क्यू पे डिपेंड कर रही है। कैपिटल क्यू क्या था? सोर्स चार्ज था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? सोर्स चार्ज की है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टेस्ट चार्ज की प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टेस्ट चार्ज यहां पर हो चाहे दूसरा कोई टेस्ट चार्ज लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इसकी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए सेम रहेगी। इस पॉइंट P पर ये सेम रहती है, ये डिपेंड नहीं करती हमारे टेस्ट चार्ज पर, क्योंकि ये कैंसिल हो जा रहे हैं। ये दो फोर्स भी डिपेंड कर रहा है क्यू पे, डिवाइडेड बाय क्यू, तो क्यू और क्यू क्या हो गए? कैंसिल हो गए। कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्या बचा? यही कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, थर्ड पॉइंट, ये मेरा टेस्ट चार्ज है। ओके, अब ये r डिस्टेंस पे था। अगर मैं इसको पास में लाता हूं तो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि ये धीरे धीरे इसके पास जा रहा है। जैसे जैसे पास जा रहा है
डिस्टेंस इन दोनों के बीच में जो आर डिस्टेंस थी, ये जो डिस्टेंस है ये कम होते जा रही है। तो मैं जैसे जैसे इसको पास में लेके जाता हूं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ रही है, क्योंकि आर क्या है, आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही कारण है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस with R, and how it is changing? Electric field is inversely proportional to square of the distance. कैसे चेंज हो रही है ये? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी जैसे जैसे हम इस Q के पास में जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इससे आप ग्राफ बना सकते हो। E और R के बीच में अगर आपको ग्राफ बनाना है तो वो कैसा आएगा, 1/r² का ग्राफ बनेगा। 1/r² यानी धीरे धीरे जैसे जैसे पास जा रहे हो, जैसे जैसे दूर जा रहे हो R की वैल्यू बढ़ रही है, दिख रहा है? R की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जा रही है। तो एक इस तरीके से आपको कर्व आता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, ये है हमारा कन्वेंशन। 4th पॉइंट में इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव होता है, सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड प्रोजेक्टिंग। कैसे प्रोजेक्ट हो रही है? इट इज प्रोजेक्टिंग रेडियली आउटवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, कमिंग आउट ऑफ दिस। अगर नेगेटिव होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड प्रोजेक्टेड। कैसा हो रहा है ये? रेडियली इनवर्ड। तो ये आपको 4th पॉइंट याद रखना है। पॉजिटिव चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कमिंग आउट ऑफ द चार्ज, रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं इसको। और यहां कैसे होगा? नेगेटिव चार्जेस के लिए जब ये Q माइनस में होगा तो क्या होगा? इट इज गोइंग इनवर्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग इनवर्ड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लास्ट पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझने के लिए वापस हम देखते हैं। ये मेरा सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज के R डिस्टेंस के ऊपर एक टेस्ट चार्ज पड़ा है। अगर एक सर्कल ड्रॉ करूं इस रेडियस का, एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, ऑलराइट। इस सर्कल पर हर एक जगह पे डिस्टेंस R है, हर एक जगह पे डिस्टेंस क्या है? R डिस्टेंस है। क्योंकि ये R डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, मेरा सोर्स चार्ज भी एक जगह पे लोकेटेड है, वो कहां है? सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल विल बी सेम, क्योंकि इस चार्ज पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। किस पे डिपेंड कर रहा था? डिस्टेंस पे। डिस्टेंस भी हर एक सर्कल के अंदर कहां होगी? सेम होगी। और सेंटर में कहां है? हमारे पास में सोर्स चार्ज है, ये भी चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस भी सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर सर्कल के हर एक सर्कमफेरेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम। ये तो हो गई 2 डायमेंशन की बात, पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह है, इसके चारों ओर है। तो अगर मैंने एक ऐसा सर्कल लिया सेम रेडियस का, वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। ऐसा रेडियस, ऐसा सर्कल बनाया 3 डायमेंशन में, तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक सर्कल, तो 3 डायमेंशन में सर्कल को हम बोलते हैं स्फीयर, तो एक स्फीयर जो इसके चारों ओर बनेगा, उस स्फीयर के ऊपर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम होगी। उस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है। इसको हम बोलते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। इसको हम क्या बोलते हैं? दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉलोइंग स्फेरिकल सिमेट्री। तो अब हम उसको लिख देते हैं लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, दैट the electric field obeys
स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री का क्या मतलब है कि हमारा जो चार्ज है Q, सोर्स चार्ज, इसके चारों ओर स्फीयर पर जिसका रेडियस R1 है, तो हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी जो मैग्नीट्यूड है उसका, वो मैग्नीट्यूड इस जगह पे भी सेम होगा, तो यहां पर भी कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, मैग्नीट्यूड विल बी सेम। तो ये एक स्फीयर है, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्री, हर एक सरफेस पे सेम है। अच्छा, एक नेचुरल सा क्वेश्चन है, अगर इस स्फीयर की रेडियस मैंने बढ़ा दी, यानी एक बड़ा रेडियस ले लिया, ठीक है, इसकी रेडियस है R2, अब मैं यहां पर एक सर्कल बना रहा हूं, ये मैंने इस तरीके से एक सर्कल बनाया, तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम तो है, पर वो इस अंदर वाले स्फीयर से डिफरेंट होगी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है R, ये मैंने इंक्रीज कर दी। अब ये यहां जो सर्कल बन रहा था वो यहां नहीं बन रहा, अब वो कहां बन रहा है, इसके बाहर। तो जब ये बाहर बनेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे सेम है, पर इससे डिफरेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर वाला, जो बड़ा वाला जो सर्कल है, बड़ा वाला जो स्फीयर है, वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्फीयर विद द स्मॉलर रेडियस। ये बात आपको समझ आया क्या, कि क्यों होगा, क्योंकि ये जो रेडियस है ये अब बढ़ गया है। तो इसको हम ऐसे समझें कि ये जो स्फीयर है, हर एक पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, पर अगर मैंने इस स्फीयर का रेडियस बढ़ा दिया तो यहां पर कांस्टेंट तो है, पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इस छोटे वाले स्फीयर से, क्योंकि रेडियस बढ़ गया। और रेडियस का अभी हमने देखा था 1/r² से चेंज होता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हमने देखे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। आशा करता हूं कि आप लोगों को सब समझ आया होगा, और अगली क्लास में हम देखेंगे कि क्या, जैसे हमने फोर्सेस में पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है या नहीं होता। तो अगली क्लास लेकर के हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय।